हेलो गाइस, आज मैं डीप इन माय हार्ट नाम की चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 1 में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका मर्डर हो चुका था और फिर वहाँ इस ड्रामा का मेन कैरेक्टर कॉन्ग यीफे आता है। कॉन्ग यीफे इस लेडी का हाथ पकड़ता है और जैसे ही वो इस लेडी का हाथ पकड़ता है, यीफे इस लेडी का पास्ट देख पाता है। यानी कॉन्ग यीफे के पास एक स्पेशल एबिलिटी है। जब वो किसी का हाथ टच करता है तो यीफे उस इंसान का पास्ट देख पाता है। फिर हम 15 साल पहले का सीन देखते हैं जब कॉन्ग यीफे छोटा था और वो स्कूल में पढ़ा करता था। आज स्कूल में गेम्स हो रहा है। कॉन्ग यीफे रनिंग रेस में पार्ट लेता है, लेकिन यीफे ज़्यादा दूर तक दौड़ नहीं पाता क्योंकि यीफे की हार्ट बहुत कमज़ोर है। वो अनकॉन्शियस हो जाता है। यीफे को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ डॉक्टर कॉन्ग उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। यीफे की कंडीशन टेम्पोरेरीली स्टेबल तो हो जाती है, लेकिन डॉक्टर कॉन्ग यीफे की मॉम को बताते हैं कि यीफे को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तभी वो पूरी तरह ठीक हो पाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तभी इमरजेंसी रूम में एक और लड़की को एडमिट किया जाता है। इस लड़की का नाम ली जिन रुई है। ली जिन रुई का एक्सीडेंट हुआ था। कोई अपने कार से उसे हिट करके भाग गया था। ली जिन रुई की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत सीरियस इंजरी हुई है उसे। डॉक्टर कॉन्ग आके देखते हैं तो वो ली जिन रुई को पहचानते हैं। असल में 3 साल पहले डॉक्टर कॉन्ग ने ही ली जिन रुई का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। डॉक्टर्स बहुत कोशिश करते हैं जिन रुई को बचाने की, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ली जिन रुई की ब्रेन फंक्शन ही नहीं कर रही, उसकी ब्रेन डेड हो चुकी है और शायद जिन रुई को कभी होश भी नहीं आएगा। ली जिन रुई ने 3 साल पहले ऑर्गन डोनेशन एग्रीमेंट साइन किया था, तो इसलिए जिन रुई और यीफे की क्रॉस मैचिंग और ब्लड टाइप चेक किया जाता है। ली जिन रुई और यीफे की क्रॉस मैचिंग और ब्लड टाइप सेम निकलती है। ली जिन रुई की मॉम उसके फादर से मिलने जेल में जाती है और वो उन्हें इन्फॉर्म करती है जिन रुई के कंडीशन के बारे में। इसके बाद जिन रुई का हार्ट यीफे को डोनेट किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर जीन यीफे से मिलने आते हैं और यीफे को बोलते हैं कि उसकी सर्जरी अच्छी तरह से हो गई है। जैसे ही डॉक्टर जीन यीफे का हाथ टच करता है तो यीफे डॉक्टर जीन की थॉट्स को सुन पाता है। डॉक्टर जीन सोच रहा था कि यीफे बहुत लकी है और सर्जरी सक्सेसफुल हो गया, तो अब यीफे को उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। डॉक्टर जीन के थॉट्स को सुनते ही यीफे उन्हें थैंक्स बोलता है, तो डॉक्टर जीन को लगता है यीफे उनकी माइंड रीडिंग कर सकता है। फिर डॉक्टर कॉन्ग आते हैं और डॉक्टर जीन डॉक्टर कॉन्ग को इन्फॉर्म करते हैं कि यीफे की रिकवरी फास्ट हो रही है, उसकी तबीयत भी ठीक है। डॉक्टर कॉन्ग के जाने के बाद डॉक्टर जीन फिर से यीफे से बात करने लगते हैं। डॉक्टर जीन यीफे का हाथ पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि जल्दी यीफे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा और फिर वो जितना चाहे उतना खेल सकेगा, दौड़ भी पाएगा। और यीफे को इस बार फिर से कुछ विजन्स आते हैं। वो डॉक्टर जीन का पास्ट देख पा रहा था, जिससे यीफे बहुत डर जाता है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर कॉन्ग आके चेक करते हैं और बताते हैं कि ये बस एक टेम्पोरेरी शॉक था, मेजर सर्जरी के बाद ऐसा होना नॉर्मल है। तभी नर्स जीवोन यीफे को इंजेक्शन लगाने आती है, लेकिन जीवोन से थोड़ी गलती हो जाती है। तो डॉक्टर जीन बोलने लगते हैं कि जीवोन इतने सालों से नर्स का काम कर रही है, लेकिन फिर भी गलतियां करती है और डॉक्टर जीन खुद ही यीफे को इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ाते हैं, लेकिन नर्स जीवोन उसे रोक लेती है और बोलती है ये उसका काम है तो वो ही करेगी। और दोनों को ऐसे आर्ग्यू करते देख यीफे उन्हें ऐसे आर्ग्यू करने से मना करते हैं। यीफे उन्हें कहता है कि वो लोग तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, नर्स जीवोन तो डॉक्टर जीन की गर्लफ्रेंड है। यीफे ने देखा है अपने विजन्स में जब डॉक्टर जीन ने उसका हाथ पकड़ा था कि डॉक्टर जीन ने जीवोन को किस किया था। जीवोन और डॉक्टर जीन नर्वस हो जाते हैं कि यीफे को ये सब कैसे पता। बाद में डॉक्टर कॉन्ग डॉक्टर जीन को बहुत डांटते हैं कि उसे हॉस्पिटल में ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर जीन बोलते हैं कि उसके और जीवोन के बीच जो भी हुआ वो सब तो
यीफे के हॉस्पिटल में आने से पहले हुआ था। तो फिर यीफे को ये सब कैसे पता चला? डॉक्टर कॉन्ग भी अब सोचने लगते हैं कि यीफे को कैसे सब पता चल गया। जिनरी के मॉम ने डॉक्टर कॉन्ग को बताया था कि जिनरी को भी हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद अक्सर कुछ विजन्स आते थे, लेकिन उन्होंने सोचा शायद ये सर्जरी का ही कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। डॉक्टर कॉन्ग बहुत सारे डॉक्टर्स को कॉल करते हैं और उनके साथ यीफे के बारे में डिस्कस करते हैं। डॉक्टर कॉन्ग यीफे की सीटी स्कैन और एमआरआई भी करते हैं। सब कुछ नॉर्मल आता है, ऑपरेशन भी परफेक्टली हो गई थी। तो फिर ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से यीफे के पास ये एबिलिटी आ गई कि वो लोगों की पास्ट देख पाता है? किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फाइनली एक डॉक्टर जिसको जर्मन मेडिकल अवार्ड भी मिल चुका है, वो कहते हैं कि शायद यीफे के पास सुपर पावर्स है। डॉक्टर कॉन्ग को इस सब पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हम यीफे को देखते हैं, वो भी बहुत कंफ्यूज था कि अचानक उसे क्या हो गया कि वो लोगों की पास्ट देख पाता है। यीफे अपने वार्ड से निकलता है और दूसरे लोगों के हाथ को टच करता है और वो उन सभी के थॉट्स को सुन पा रहा था और उनके पास्ट को भी देख पा रहा था। लेकिन यीफे एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, उसे ये सुपर पावर नहीं चाहिए। तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो हमेशा हैंड ग्लोव्स पहनेगा ताकि उसके हाथ डायरेक्टली किसी से टच ना हो। अब हम 15 साल बाद का सीन देखते हैं। यीफे बड़ा हो चुका है और वो एक म्यूज़िक टीचर है। हम यूसीमिन को देखते हैं। यूसीमिन एक आइडल बैंड की मेंबर है, लेकिन वो अक्सर क्लास में नहीं आती, एब्सेंट रहती है। लेकिन आज वो आ गई है क्लास में। दूसरी लड़कियां कंप्लेन कर रही थी कि यूसीमिन के वजह से वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाए। प्रैक्टिस करने के लिए 4 लड़कियाँ चाहिए और यूसीमिन के एब्सेंट रहने की वजह से उनके ग्रुप में बस 3 लड़कियां थी। यूसीमिन थोड़ी ही देर क्लास में रहती है और फिर कोई उसे कॉल करता है, तो वो कॉल रिसीव करने क्लास के बाहर चली जाती है। यीफे उसे रोकता है, लेकिन सीमिन उसकी बातें नहीं सुनती। यूसीमिन बाहर जाके कॉल पे बात करने लगती है। यीफे भी बाहर जाता है और यूसीमिन को कहता है कि दूसरे बच्चे उसके वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे और ना ही एग्ज़ाम दे पा रहे। यूसीमिन कहती है कि यीफे उसे ग्रुप से निकाल सकता है। यीफे भी एग्री करता है, कहता है वो यूसीमिन को ग्रुप से बाहर निकाल देगा और इससे किसी को भी इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। यूसीमिन बहुत अपसेट हो जाती है। यीफे यूसीमिन का हाथ पकड़ता है और उसे विजन्स आते हैं। यीफे देख पाता है कि यूसीमिन रो रही थी। असल में यूसीमिन स्कूल में आना चाहती है, रेगुलरली क्लास भी करना चाहती है और वो उस बार में नहीं जाना चाहती, उन लोगों से भी नहीं मिलना चाहती। यूसीमिन असल में बहुत घबरा रही है और जैसे ही यीफे को अपने विजन से ये सब पता चलता है तो वो यूसीमिन की हेल्प करने का डिसाइड करता है। यीफे यूसीमिन को ग्रुप से बाहर नहीं निकालता। उसी दिन शाम को यीफे उस बार में जाता है जहां यूसीमिन जाती है। वहां जाके यीफे यूसीमिन को ढूंढ रहा था। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे यूसीमिन नहीं मिलती। फिर हम हानबिंग को देखते हैं जो एक रिपोर्टर है, लेकिन बार के स्टाफ को लगता है कि हानबिंग इसी बार में काम करती है, तो वो हानबिंग को पहनने के लिए एक कॉस्ट्यूम देते हैं। हानबिंग वही कपड़े पहन के एक कमरे में जाती है जहाँ कुछ आदमी और लड़कियाँ डांस कर रहे थे। हानबिंग उनकी वीडियो बना लेती है। इसी कमरे में यूसीमिन भी है, जिसे पता चल जाता है कि हानबिंग ने उनकी वीडियो रिकॉर्ड की। यूसीमिन दूसरे लोगों को बता देती है तो हानबिंग भागने लगती है और वो लोग हानबिंग के पीछे पड़े हैं। यीफे हानबिंग से पूछता है कि क्या उसने यूसीमिन को देखा। यूसीमिन एक आर्टिस्ट है, तो हानबिंग कहती है कि उसे नहीं पता, वो यहाँ पे काम नहीं करती। वो लोग हानबिंग को अब भी ढूंढ रहे थे, तो हानबिंग के पास ज़्यादा वक्त भी नहीं था। हानबिंग इसलिए अपनी मेमोरी कार्ड जिसमें उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो है यीफे के पॉकेट में रख देती है, लेकिन यीफे को पता भी नहीं चलता। हानबिंग यीफे को कहने लगती है कि वो जियांग चैंग टीवी में रिपोर्टर के तौर पे काम करती है और यीफे को अगले दिन मिलने के लिए बोलती है। यीफे कहता है कि उसे हानबिंग से नहीं मिलना। हानबिंग यीफे की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगती है, तो यीफे कहता है कि उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हानबिंग कहने लगती है कि उसे तो यीफे से पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। यीफे हानबिंग के बहुत पूछने पर सिर्फ अपना नाम बताता है और फिर हानबिंग भाग जाती है। हानबिंग मिरर में कुछ लिखने लगती है। वो लिखती है कॉन्ग यीफे, ग्लोव्स, टीचर, मेमोरी कार्ड।
ये वर्ड्स लिखती है। असल में रात के 12 बजे हानबिंग की दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है उसके शरीर में। हानबिंग इस पर्सनैलिटी को अपनी सिस्टर मानती है और हानबिंग की सिस्टर का नाम है हानशुए। और जैसे ही 12 बजता है हानबिंग बेहोश हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जाग जाती है जिसका नाम हानशुए है। हानशुए हानबिंग से बहुत अलग है, वो बहुत चीयरफुल है। हानशुए मिरर में देखने लगती है कि हानबिंग क्या लिख कर गई थी और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है। हानशुए उस लड़की की कॉस्मेटिक यूज़ करती है। सीन चेंज होता है और हम यीफे को देखते हैं। यीफे अब यूसीमिन को ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में जाता है जहां वो देखता है कि एक लड़की ज़मीन में पड़ी थी। इस लड़की का मर्डर हो चुका था। ये वही लड़की थी जिससे हानशुए ने कॉस्मेटिक लिया था। यीफे इस लड़की का पल्स चेक करता है तो उसे पता चलता है ये लड़की ज़िंदा नहीं है। यीफे फ़ौरन पुलिस को कॉल करने की सोचता है लेकिन फिर वो रुक जाता है। यीफे इस लड़की का हाथ टच करता है ताकि वो इस लड़की का पास्ट देख सके और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। यीफे जाने लगता है लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। पुलिस उसे पूछती है कि वो इस लड़की का हाथ क्यों टच कर रहा था। यीफे कहता है कि वो बस इस लड़की का पल्स चेक करना चाहता था। लेकिन पुलिस बोलते हैं कि यीफे को पुलिस स्टेशन जाना होगा कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। वो लोग यीफे को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे तो हानशुए आके कहती है कि यीफे ने इस लड़की का मर्डर नहीं किया। हानशुए ने असली किलर को देखा है। हानशुए पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि उसने विक्टिम का कॉस्मेटिक यूज़ किया था और फिर उस लड़की के पास किसी का कॉल आने लगा तो वो बात करते करते चली गई। हानशुए भी उस लड़की के पीछे जा रही थी, उसे बुला रही थी उसके मेकअप का सामान लौटाने के लिए, लेकिन वो लड़की एक कमरे में चली गई। जब हानशुए उस कमरे में गई तो उसने देखा किलर उस लड़की को मार रहा था। हानशुए फ़ौरन वहाँ से भाग गई और पुलिस को कॉल कर दिया। यीफे हानशुए को थैंक्स बोलता है पुलिस को सब सच बताने के लिए, वरना पुलिस तो उसे ही मर्डरर समझती। हानशुए कहती है कि ये सब उसने यीफे के लिए नहीं किया। हानशुए आगे कहती है कि अगर यीफे इतना ही थैंकफुल है तो उसे अपना ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। हानशुए को बहुत भूख लग रही थी तो वो यीफे को उसके लिए खाना खरीदने के लिए बोलती है। यीफे कहता है कि सामने एक नूडल शॉप है जो 24 आवर्स ओपन रहता है तो वो वहीं से हानशुए के लिए नूडल्स खरीद लेगा। लेकिन हानशुए कहती है कि वो यीफे को अपने घर में ले जाएगी या फिर वो यीफे के घर चली जाएगी। यीफे कंफ्यूज्ड हो जाता है और फिर जवाब देता है कि ठीक है, हानशुए उसके घर आ सकती है। तो हानशुए हंसने लगती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। पुलिस सिर्फ हानशुए को वापस जाने देती है, यीफे को नहीं। यीफे को वो प्रिजन में लॉक कर देते हैं। यीफे को समझ नहीं आता है कि उसे लॉक क्यों किया गया। हानशुए ने तो सब कुछ प्रूफ कर ही दिया कि यीफे मर्डरर नहीं है। तो पुलिस उसे एक सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और बोलते हैं तुमने तो कहा था कि तुम उस रूम से बस गुजर रहे थे, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में तो दिख रहा है कि तुम असल में वहाँ किसी को ढूंढ रहे थे। शायद तुम उसी लड़की को ढूंढ रहे थे उसे मारने के लिए। यीफे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। यीफे पुलिस को रिक्वेस्ट करता है कि उसे शू काओ शेंग को कांटेक्ट करना है। हम हानशुए को देखते हैं। हानशुए की पर्सनैलिटी हमेशा रात को 12 बजे आती है और सुबह 6 बजे गायब हो जाती है। अब 6 बज चुके हैं तो हानशुए की पर्सनैलिटी डिसअपियर हो जाती है और हानबिंग वापस आ जाती है। हानशुए और हानबिंग के कुछ रूल्स है जो दोनों को फॉलो करना पड़ता है। रूल नंबर 1 कि दोनों एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 दोनों एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। और रूल नंबर 3 ये है कि दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ मैसेज छोड़ना ही होगा ताकि दोनों को ये आइडिया रहे कि एक दूसरे के लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन हानशुए ने 12 बजे से 6 बजे तक क्या किया, कहा गई कुछ भी नहीं बताया, कोई नोट नहीं छोड़ा जिससे हानबिंग को पता लग सके कि हानशुए क्या कर रही थी। हानबिंग इसलिए अब बहुत कंफ्यूज है कि वो किस जगह पे है और उससे हानशुए पर बहुत गुस्सा आता है। हम फिर से यीफे को देखते हैं। शू गाओ शेंग आता है। वो एक पुलिस ऑफिसर है और यीफे का दोस्त भी। शू गाओ शेंग आके यीफे को प्रिजन से निकालता है। शू गाओ शेंग को यीफे की स्पेशल एबिलिटी के बारे में पता है कि वो लोगों की पास्ट देख पाता है।
तो शू गाओ शेंग पूछता है कि क्या यीफे ने अपने विजन में किलर का चेहरा देखा। यीफे कहता है कि वो किलर का चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन उसने कुछ पिक्चर्स देखे, शायद विक्टिम की जॉब पिक्चर्स से रिलेटेड है। शू गाओ शेंग कहता है विक्टिम एक फोटोग्राफर थी। हम शाओजेन को देखते हैं, वो हानबिंग की फ्रेंड है। शाओजेन हानबिंग को इन्फॉर्म करती है कि लास्ट नाइट नेक्स्ट क्लब में एक मर्डर हुआ था और हानशुए ने उस मर्डर के लिए विटनेस बन के गवाही दी है। अब हानबिंग इस बात से परेशान है कि उसे नहीं पता हानशुए ने जाके पुलिस को क्या बताया होगा। हानबिंग को फ़िलहाल बस अपनी मेमोरी कार्ड वापस चाहिए। हम शू गाओ शेंग को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि विक्टिम की मौत पोटेशियम साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से हुई है और उसकी मौत रात को 12:30 और 1 बजे के बीच ही हुई होगी। हानबिंग को चीफ एडिटर आके उस वीडियो के बारे में पूछते हैं, लेकिन हानबिंग के पास तो मेमोरी कार्ड था ही नहीं और उसे कुछ भी करके वो मेमोरी कार्ड वापस चाहिए। चीफ एडिटर वांग शीजाई को एक्सपोज करना चाहते हैं। वांग शीजाई ने लास्ट वीक एक रिपोर्टर के साथ बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया था, मारा भी था, लेकिन इसके बाद भी वांग शीजाई ने अपोलोजाइज़ नहीं किया और बस हर रात बार में गया एंजॉय करने। वांग शीजाई की कंपनी शिन जिन एंटरटेनमेंट जल्द ही मार्केट में आने वाली है। इस वीडियो से वो लोग वांग शीजाई की असलियत एक्सपोज कर पाएंगे लोगों के सामने कि कैसे वो बार में जाता है। इस वीडियो से उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। हानबिंग चीफ एडिटर को बोलती है कि उसके पास मेमोरी कार्ड नहीं है, खो दिया है उसने मेमोरी कार्ड। तो चीफ एडिटर को बहुत गुस्सा आता है। तभी शू गाओ शेंग हानबिंग से मिलने आता है और हानबिंग से विक्टिम के बारे में कुछ सवाल करने लगता है, लेकिन हानबिंग को तो कुछ याद ही नहीं। विक्टिम को और मर्डर को तो हानशुए ने देखा था। तो हानबिंग शू गाओ शेंग को बोलती है कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा और कल वो ड्रंक भी थी। हानबिंग को पता चलता है कि शू गाओ शेंग यीफे को पहचानता है, तो हानबिंग उससे यीफे का कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके यीफे को कॉल करती है। इस तरफ यीफे वो मेमोरी कार्ड चेक करता है और जब वो देखता है उस मेमोरी कार्ड में रही वीडियो को, तो यीफे को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस वीडियो में यूसीमिन भी दिख रही थी। अगर ये वीडियो पब्लिश होगी और लोगों को पता चला कि यूसीमिन बार में जाते हैं, तो यूसीमिन की बहुत बदनामी होगी, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जब हानबिंग यीफे से मेमोरी कार्ड लेने आती है तो यीफे उसे नहीं देता। हानबिंग बहुत रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि वो यूसीमिन का फेस एक्सपोज नहीं करेगी। हानबिंग तो बस वांग शीजाई को एक्सपोज करना चाहती है। जब वांग शीजाई एक रेस्टोरेंट में था तो वहाँ एक बच्चा बहुत रो रहा था। वांग शीजाई को उस बच्चे पर बहुत गुस्सा आया, तो उसने उस बच्चे को उठाया और ज़मीन में फेंक दिया। उस बच्चे को बहुत चोट लगे हाथों और पैरों में। मीडिया प्रेशर की वजह से वांग शीजाई ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन असल में उसे थोड़ा भी पछतावा नहीं है। लेकिन यीफे फिर भी मेमोरी कार्ड वापस नहीं देता और बोलता है कि वो वीडियो डिलीट कर देगा। हानबिंग यीफे को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और अजीब बात यह है कि यीफे हानबिंग की पास्ट देख नहीं पाता, इसके बावजूद कि उसने हानबिंग का हाथ टच किया है, और ना ही वो हानबिंग की थॉट्स सुन पाता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि वो किसी का पास्ट नहीं देख पा रहा, हाथ टच करने के बाद भी। हानबिंग ने चीफ एडिटर को इन्फॉर्म किया था कि उसे मेमोरी कार्ड मिल चुका है, लेकिन अब वो उन्हें जाके जब फिर से इन्फॉर्म करती है कि वीडियो डिलीट हो चुकी है, तो चीफ एडिटर उसे बहुत डांटते हैं। यीफे और शू गाओ शेंग बात कर रहे थे और उनके बातों से हमें पता चलता है कि शाओ जेन, जो हानबिंग की बेस्ट फ्रेंड है, वो शू गाओ शेंग की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन किसी रीज़न से उनका ब्रेकअप हो गया है। अगले दिन हानबिंग जब अपने कार से कहीं जाने के लिए निकलती है, तो गलती से वो एक आदमी को हिट कर देती है। हानबिंग फ़ौरन गाड़ी से निकलती है और उस आदमी को उठने में मदद करती है। हानबिंग उस आदमी को अपने गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है ताकि वो इस आदमी को हॉस्पिटल ले जा पाए, और तभी यीफे आ जाता है, तो हानबिंग रुक जाती है। पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।